Good morning to all of you. Myself, Dr. Brejbhan Yadav, Assistant Professor of Biological Science. Today we will discuss one of the most important topic of the CSIR, that is the animal behavior. और आज हम एनिमल बिहेवियर के अंदर सेक्सुअल सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने बहुत सारी बातें की थी सेक्सुअल सिलेक्शन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, एनिमल बिहेवियर के बारे में। तो जहां आप देखेंगे कि हमने बातें की थी अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर क्या होता है, रेसिप्रोकल अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर क्या होता है, इनके बारे में चर्चा की थी। और हम लोगों ने बात की थी इंक्लूसिव फिटनेस क्या होती है, और डायट फिटनेस, इनडायट फिटनेस, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमने हैमिल्टन रूल के बारे में बात किया था, जहाँ से लगातार CSIR में एक क्वेश्चन आता रहता है। वहीं जब हम बात करते हैं कि और किस एरिया से CSIR में क्वेश्चन आता है, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एरिया है दैट इज़ नोन एज द सेक्सुअल सिलेक्शन। जब सेक्सुअल, तो आज हम बात करेंगे इस लेक्चर्स में सेक्सुअल सिलेक्शंस के बारे में, और इनमें चर्चा करेंगे, सेक्सुअल सिलेक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो अभी हम सेक्सुअल सिलेक्शन को स्टार्ट करने से पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि सेक्सुअल सिलेक्शंस में किस एरिया से क्वेश्चंस आते रहते हैं, सेक्सुअल एरिया में किन चीज़ों को हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत करती है, कौन कौन से की पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो लेक्चर्स में आपको डिफरेंस बताऊंगा कि नेचुरल सिलेक्शन और सेक्सुअल सिलेक्शन में क्या डिफरेंसेस है। इस पर भी CSIR का क्वेश्चन बना हुआ है। फिर दूसरी बात आती है कि वाई द सेक्सुअल सिलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, सेक्सुअल सिलेक्शन क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रजाति की लाइफ साइकिल में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे हम बात करेंगे पॉलीगैमस क्या होता है, मोनोगैमस। तो इस पे भी CSIR का क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखेंगे। अगर आप स्टडी करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एनालिसिस करें, तो पॉलीगैमस मोनोगैमस के बीच का डिफरेंस पूछा हुआ है। पॉलीगैमस क्या होता है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ हम जानने का प्रयास करेंगे पॉलीगैमस और मोनोगैमस के डिफरेंस होता है। फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं तो पॉलीगैनी और पॉलीएंड्री की बात आती है। इस पे बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनी हुई है लगातार है। और इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। कास्ट एंड चॉइस ऑफ द फीमेल क्या होती रहती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। कास्ट चॉइस के बारे में चर्चा करते रहेंगे। और हम ऐसे ही अगर देखें तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं, जैसे मैंने कहा कि फीमेल प्रायोरिटी क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। हैंडीकैप थियरी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, हैंडीकैप थियरी और रन अवे थियरी, इनकी चर्चा करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर भी क्वेश्चन CSIR में आया हुआ है। तो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट topics, and this is the first questions coming in this topic, that is why mating success is important। क्यों सेक्स बिहेवियर को सक्सेस होना ज़रूरी है, मैटिंग सक्सेस क्यों ज़रूरी है, क्यों। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म की सबसे बड़ी बात करें तो उसके पास 2 टास्क होता है। अगर नेचर में कोई भी स्पीसीज है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो उसके पास 2 सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क उसके लाइफ साइकिल का होता है। पहला तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है कि कैसे नेचर की इस कंपटीशन में अपने आप को सर्वाइव रखा, इसके लिए वो अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करता है, अपनी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लगाता है, ताकि अपने आप को सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बनाया रहे, सबसे बेटर बनाया रहे, ताकि नेचर उसको हमेशा सेलेक्ट करे। जैसा कि हम जानते हैं नेचुरल सिलेक्शन में हमेशा ऐसा ही होता है कि नेचर जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होते हैं, जो हेल्दी होते हैं, जो अपने आप को बेटर परफॉर्मेंस करते रहते हैं, नेचर उनको एक मौका देती है आगे सर्वाइव करने के, दैट इज़ नोन एज द नेचुरल सिलेक्शन। तो ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में 2 टास्क हैं, एक तो है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, दैट इज़ नेचुरल सिलेक्शंस, तो वो एनर्जी उसमें इन्वेस्टमेंट करता है ताकि अपने आप को बेटर बनाए रखे। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है किसी भी स्पीसीज़ को, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके सामने आता है। अगर बात करें तो टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी, टू मेंटेन दियर रेसेस, टू मेंटेन दियर ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब कहने का क्या है कि हर प्रजाति को सामने दूसरा सबसे बड़ा टास्क होता है अपनी प्रजाति को मेंटेन करना, अपनी बायोडाइवर्सिटी को इस नेचर में बनाए रखना, अपने जनरेशन इसको मेंटेन रखना। और हर ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ का एनर्जी जो इन्वेस्टमेंट करता है, सबसे ज़्यादा लाइफ का एनर्जी जो यूज़ करता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज़ करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में यूज करता है, क्योंकि उसको पता है कि रिप्रोडक्शंस जब होंगी तो ऑफ स्प्रिंग आएंगी।
क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए करता है कि उसको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वेरिएशंस आएंगे, वेरिएशंस आएंगे तो नेचर के अकॉर्डिंग अडाप्ट होंगे, जब नेचर के अकॉर्डिंग अडाप्ट होंगे तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा, और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा तो उसकी रेस को क्या होगा, मेंटेन होगी, प्रजाति की रेस क्या होगी, मेंटेन होगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मैटिंग कहते हैं कि वाई सेक्सुअल मैटिंग इज इम्पोर्टेंट, तो सेक्सुअल मैटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ का 50% एनर्जी इन्वेस्ट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसलिए भी ज़रूरी है। दूसरी पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाती है, अगर हम देखें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो कहते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ साइकिल का 50% एनर्जी क्या करता है, सेक्सुअल मैटिंग में इन्वेस्टमेंट करता है, तो भी इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 50% अपनी एनर्जी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। रिप्रोडक्टिव कॉस्ट इज़ वेरी हाई, जैसे आपने दूसरा पॉइंट आप पढ़ें, देखिए रिप्रोडक्टिव कॉस्ट इज़ वेरी हाई, कहते हैं कि जो लाइफ साइकिल उसकी होती है उसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी यहीं पे इन्वेस्टमेंट करता रहता है, इसलिए भी ज़रूरी है। तीसरी सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है, रिप्रोडक्टिव कॉस्ट है, जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके द्वारा वो क्या करता है, ऑफस्प्रिंग में वेरिएशंस लाता है, और इन वेरिएशंस के द्वारा ही क्या होता है, एवोल्यूशन में प्रमोशंस होता है, एवोल्यूशन आगे बढ़ता है। जैसे लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट में, सेक्स कैन एक्सेलरेट द रेट ऑफ एवोल्यूशन, दिस पॉइंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द CSIR। क्यों कि जो सक्सेस होता है कि एक क्वेश्चन यहाँ पे CSIR का बन जाता है कि वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल मैटिंग, वाई यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एसेक्सुअल सेलेक्शंस, हम सेक्सुअल सेलेक्शंस के बारे में क्यों बात करते हैं, एसेक्सुअल सेलेक्शंस को क्यों नहीं चूज करते रहते हैं, क्योंकि सेक्सुअल सेलेक्शन के द्वारा नए नए वेरिएशंस आते हैं। फादर और मदर से क्या होता है, 50-50% करेक्टर्स ट्रांसफ़र होता है ऑफस्प्रिंग में, तो ऑफस्प्रिंग के अंदर न्यू करेक्टर्स आते हैं। न्यू करेक्टर्स जब आते हैं तो क्या होते हैं, वो एडाप्ट होते हैं नेचर के अकॉर्डिंग, और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है। वहीं एसेक्सुअल में जब हम देखते हैं, एसेक्सुअल के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, एसेक्सुअल के अंदर जो होता है क्योंकि पेरेंट्स से 100% करेक्टर ट्रांसफ़र होता है ऑफस्प्रिंग के अंदर, क्योंकि वहाँ पर माइटोसिस डिवीजन होता है, तो वहाँ पे 100% करेक्टर ट्रांसफ़र होता है, तो उसके अंदर करेक्टर हूबहू क्लोन की तरह पेरेंट और ऑफस्प्रिंग बिहेव करते रहते हैं, जिसकी वजह से कोई नया करेक्टर्स नहीं आता रहता है, होमोजाइगोसिटी मेंटेन रहती है, और नया करेक्टर नहीं आता है तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी कम हो जाता है ऐसे ऑर्गेनिज्म का। तो इस तरह से देखेंगे सेक्सुअल सेलेक्शंस की ज़्यादा सेलेक्ट किया जाता है, नेचर के अकॉर्डिंग सेक्सुअल सेलेक्शन होता है, तो इसमें हम बात करेंगे बहुत सारी बातें। और आगे हम देखें तो यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दिखाया गया है। यहाँ पे वही उसी क्वेश्चन का सोल्यूशंस बताया गया है कि वाई सेक्सुअल सिलेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट इन कंपेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल सिलेक्शन की जो ज़्यादा जरूरत पड़ती है एक सेक्सुअल के कंपेयर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेक्सुअल सिलेक्शंस के द्वारा ए सेक्सुअल में क्या होता है, आप देखें 100% पेरेंट्स के अंदर करेक्टर्स होते हैं, 100% जो करेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स के अंदर देखिए 100% करेक्टर है, और ऑफस्प्रिंग के पास जो ट्रांसफ़र हो रहा है पूरा 100% करेक्टर ट्रांसफ़र होता रहता है। तो इनके अंदर जब 100% करेक्टर ट्रांसफ़र होता है तो इनमें क्या होता है, इंक्रीज होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है, नो न्यू करेक्टर इन्वॉल्व होता है, कोई नया करेक्टर से इन्वॉल्व नहीं होता है। और वहीं जब हम बात करते हैं एक सेक्सुअल बात करते हैं, सेक्सुअल सेलेक्शंस की बात करते हैं, तो वहाँ पे अगर आप सेक्सुअल सेलेक्शन में देखिए तो 100% करेक्टर्स जो होते हैं मदर और पेरेंट्स में होते हैं, मदर और फादर में होते हैं, और दोनों की तरफ से क्या होते हैं 50% करेक्टर क्या होते हैं आप स्प्रिंग में ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए 50% करेक्टर इधर से ट्रांसफ़र हो रहा है, 50% करेक्टर इधर से ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आप देखेंगे जो आप स्प्रिंग है उस पर वेरिएशंस आएंगे, उस पर न्यू करेक्टर इवॉल्व होंगे, और न्यू करेक्टर्स क्या होता है, इवोल्यूशन को क्या करता है, प्रमोट करता रहता है। इस तरह से सेक्सुअल सिलेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट रादर दैन द सेक्सुअल प्रोडक्शन इन द इवोल्यूशंस। दूसरी बात आती है कि नीचे देखेंगे, अगर आप देखिए मैंने यहाँ डिफरेंस आपको बता दिया है नेचुरल सिलेक्शन और सेक्सुअल सिलेक्शन में क्या अंतर होता है। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या करता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म का मेंटेन करता है। तो पहला टास्क इससे कंप्लीट होता है नेचुरल सिलेक्शन से। दूसरा टास्क सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में टू मेंटेन देयर रेसेस, और रेसेस को मेंटेन रखना है तो सेक्सुअल सिलेक्शन को प्रमोशन मिलता रहता है। इस तरह से आप देख सकते हैं सेक्सुअल सिलेक्शन और सेक्सुअल का डिफरेंस मैंने बता दिया है दोनों के बीच में। सेक्सुअल सिलेक्शन
और नेचुरल सिलेक्शन दोनों क्या करता है, ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल ऑफ फिटनेस और बायोडाइवर्सिटी उसके रेस को मेंटेन करते रहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ हमने जाना कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल मैटिंग को ही प्रमोशन देते रहते हैं और क्यों इवोल्यूशन में इसका क्या रोल है। आगे अगर आप देखें तो एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ हम जानने का प्रयास करेंगे क्यों हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को चूज किया। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया है। वेरिएशन अकर एट द ईच जनरेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए वेरिएशन अकर एट द ईच जनरेशन, क्योंकि आपको पता है सेक्सुअल सिलेक्शन में क्या होता है, पेरेंट और मदर से 50-50 पर कैरेक्टर्स आप स्पेलिंग पे आते रहते हैं और यहाँ पे मियासिस डिवीजन होता है। क्योंकि मियासिस डिवीजन होता है तो वहाँ पे दो प्रोसेस होता है, एक तो आपका होता है क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर रिकम्बिनेशन जब होता रहता है तो नए कैरेक्टर इवॉल्व होते हैं और वो नए कैरेक्टर्स क्या करते हैं, हर जनरेशन में बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि नए कैरेक्टर इवॉल्व होते हैं, इवोल्यूशन में क्या होती है, हेल्प मिलती रहती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कि डिलीटेरियस म्यूटेशंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिड्यूस द डिलीटेरियस म्यूटेशन इन द ऑफस्प्रिंग। डिलीटेरियस म्यूटेशंस तो हम एक अलग से लेक्चर्स लेंगे इस पे, डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन, जहाँ पे आप देखते हैं न्यूट्रल म्यूटेशन क्या होता है, डिलीटेरियस म्यूटेशंस क्या होता है, और हम बात करेंगे फॉरवर्ड म्यूटेशंस क्या होते हैं। तो इनकी पे हम अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ डिलीटेरियस म्यूटेशन का मतलब होता है जो हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, ऐसे म्यूटेशन जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, तो इसे कहते हैं डिलीटेरियस म्यूटेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा डिलीटेरियस म्यूटेशन को भी क्या कहता है, रिड्यूस किया जाता है। क्यों कि डिलीटेरियस म्यूटेशन तब कम होंगे जब हम सेक्सुअल सिलेक्शन में एक ऐसे मैट को चूज करते हैं जो मेल एंड फीमेल ऑफस्प्रिंग को बनाने में पार्टिसिपेट होते हैं, उनमें एक सिलेक्शंस होता है, हेल्दी मेल्स को चूज किया जाता है या हेल्दी फीमेल को चूज किया जाता है, ताकि क्या हो, जो उनके ऑफस्प्रिंग हो उनमें हेल्दी करेक्टर्स आए और डिलीटेरियस म्यूटेशन को अवॉइड किया जा सके। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑफस्प्रिंग में किसको रिड्यूस किया जाता है, डिलीटेरियस म्यूटेशन को जाता है। तो और इस तरह से आप देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेक्सुअल सिलेक्शन या सेक्सुअल मैटिंग, इम्पोर्टेंट है इवोल्यूशंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेल फीमेल को ऐसे फीमेल को चूज करता हो हमेशा हेल्दी होना चाहिए, वैसे फीमेल मेल को ऐसे मेल को चूज करता है जो हेल्दी मेल्स हो, जिससे कारण क्या बनता है कि नए करेक्टर्स, हेल्दी करेक्टर्स जब आप स्प्रिंग में जाते हैं तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ज़्यादा होते हैं। और कोई भी कहते हैं कि डिजीज़ करेक्टर या डिजीज़ म्यूटेशन या कहते हैं कि वीक म्यूटेशन वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाता रहता है। तो आगे अगर हम देखें तो आगे हम बढ़ते हैं, तो अब यहाँ बात आती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके से होता है। तो नेचर में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनमें रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो पॉलीगैमस होता है और मोनोगैमस होता है। अगर हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तो ये दो भागों में बटा हुआ है, पॉलीगैमस और मोनोगैमस, जहाँ कि आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं पॉलीगैमस और मोनोगैमस। पॉलीगैमस को फर्दर डिवाइड किया गया पॉलीगैनी और पॉलीएंड्री में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डिफरेंसेस क्या हैं। आप यहाँ पे देखें कि सेक्सुअल सिलेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पॉलीगैमस और मोनोगैमस होता है। और फिर फर्दर पॉलीगैमस को दो भाग में डिवाइड किया गया, पॉलीगैनी और पॉलीएंड्री। तो यहाँ से CSIR में क्वेश्चंस हमेशा रहता है, तो यहाँ हम लोग को यहाँ पे बहुत ही ध्यान से आपको सुनने की ज़रूरत है। पॉलीगैमस क्या होता है, मोनोगैमस क्या होती है, इनकी डिफिनेशंस क्या होती है और नेचर में ऐसा क्यों होता है। इतने क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे सामने बनते हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि पॉलीगैमस क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं पॉली मीन्स क्या होता है, पॉली मीन्स क्या होता है, मीनिंग, और गैमस मीन्स होता है, गैमस मीन्स होता है मैटिंग पार्टनर। इसका मतलब क्या होता है, कई मैटिंग पार्टनर। पॉलीगैमस मेनी मैटिंग पार्टनर। तो यहाँ पे पॉलीगैमस का होता है कि एक फीमेल कई मेल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करे, या एक मेल कई फीमेल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि व्हेन वन फीमेल मेट विद द मेनी मेल्स और वन मेल्स मेट विद द मेनी फीमेल्स। जब होता है कि एक मेल कई फीमेल से मैटिंग करता है तो भी पॉलीगैमस हो सकता है, या एक फीमेल कई मेल से मैटिंग करता है तो वो भी क्या होता है, पॉलीगैमस होता है। और दूसरी तरफ क्या होता है, मोनोगैमस, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। मोनोगैमस, वहाँ पे मोनो नाम से पता चला, मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल, वन, और गैमस मीन्स क्या होता है, मैटिंग पार्टनर। जब एक मेल और एक फीमेल आपस में रिप्रोडक्शन में मैटिंग में पार्टिसिपेट करते तो उसे कहते हैं मोनोगैमस, उसे कहते हैं मोनोगैमस।
नो मोनोगैस्ट। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि पॉलीगैमस को फर्दर दो भाग में डिवाइड किया गया है, पॉलीगैनी एंड पॉलीएंड्री। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस डिवीजन को आपको समझना है और इन पॉइंटों को समझना है कि यहाँ से कौन से क्वेश्चन से SIR बनता है। तो पहले टर्मों को आप समझिए अच्छी तरीके से। जब इन टर्मों को अच्छी तरह समझ लेंगे और इनकी डिफिनेशन को समझ लेंगे तो इनकी प्रायोरिटी को अगर आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला हम लेते हैं पॉलीगाइनी क्या होता है। जब पॉलीगाइनी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ये जानना पड़ेगा, पहली बात तो हमें ये जानना पड़ेगा कि पॉलीगाइनी क्या है। जब हम पॉलीगाइनी की बात करते हैं तो देखिए पॉली मीन्स होता है मेनी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी। पॉली मीन्स होता है मेनी, गायनी मीन्स होता है गायनोसियम। जब गायनी मीन्स होता है गायनेसियम, तो यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि मेनी फीमेल की बात कर रहा है। पॉली मीन्स मेनी, गायनी मीन्स क्या होता है, गायनोसियम। गायनोसियम क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। इसका मतलब कहता है कि व्हेन मेनी फीमेल मैट विद द वन मेल। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, व्हेन मेनी फीमेल मैट विद द वन मेल। दैट इज जब कई फीमेल एक मेल को चूज करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, उसे कहते हैं पॉलीगाइनी, उसे कहते हैं पॉलीगाइनी। जैसे आप यहाँ पे केस देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे फीमेल्स, यहाँ पे बहुत सारे फीमेल्स होते हैं और सेलेक्ट किसको कर रहे हैं, एक मेल को कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे, यहाँ पे देखिए बहुत सारे मेल हैं, यहाँ पे बहुत सारे मेल और सिलेक्शन किसका हो रहा है, एक मेल का, सिंगल मेल सेलेक्ट फॉर द मैटिंग। तो इस तरह का बिहेवियर जो नेचर में हमको दिखता है, जो बहुत ही कॉमन बिहेवियर होता है, बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें पाया जाता है, तो उसे कहते हैं पॉलीगाइनी सेक्सुअल मैटिंग। पॉलीगाइनी सेक्सुअल मैटिंग हमको नेचर में कहाँ दिखता है, अगर आप देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ पॉलीगाइनी काम करें तो रेड डिगर के अंदर पाया जाता है, एलिफेंट सील के अंदर पाया जाता है। अगर आप देखें तो एलिफेंट सील के अंदर पाया जाता है, स्पॉटेड हाइना के अंदर, गोरिल्ला के अंदर, बंगाल टाइगर के अंदर, इन सब के अंदर क्या होता है, पॉलीगाइनी बिहेवियर पाया जाता है। और इवन देखा क्या है कि पॉलीगाइनी बिहेवियर नेचर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है रादर देन पॉली एंड्री कंपेयर में होता है। तो यहाँ पे कुछ बात आती है कि कई फीमेल एक मेल को क्यों चूज करते हैं। तो पहली बात आती है कि पॉलीगाइनी नेचर में क्यों ज़्यादा पाया जाता है। तो इसके पीछे रीज़न है कि जब कई फीमेल एक मेल को चूज़ करते हैं फॉर द रिप्रोडक्शंस, तो उसके पीछे क्या पर्पज होता है। जब हम अगर स्टडी करते हैं तो पाते क्या है कि चूँकि लाइफ साइकिल के अंदर ज़्यादातर आप देखते हैं कि जो फीमेल होता है कि वो ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्टमेंट करता है रादर दैन द मेल। मेल के कंपेयर में फीमेल क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करता है आप स्प्रिंग के प्रोडक्शंस में, पेरेंटल केयर में, उसके सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में। क्यों, जैसे आप देख सकते हैं कि मेल तो केवल क्या आता है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बाकी जो लाइफ साइकिल होती है, जब जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से आप स्प्रिंग बनता है, तो इस सब जो साइकिल जो चलती रहती है वो फीमेल के अंदर चलती रहती है। इवन फीमेल उसको आप स्प्रिंग को डेवलप करता है, उसके बाद उसका पेरेंटल केयर भी ज़्यादा रखता है। इसलिए कहा जाता है कि नेचर में कि फीमेल क्या होता है कि ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्टमेंट करता है आप स्प्रिंग के प्रोडक्शन में। इसलिए क्या करता है, उसी के पास चॉइस होती है कि किस मेल को चूज करें। जब चूँकि फीमेल ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्टमेंट करता है तो हमेशा वो चाहेगा कि जो भी आप स्प्रिंग डेवलप हो, जो उनकी नई जनरेशन बने, उसमें हेल्दी करेक्टर आए। तो चूंकि वो हेल्दी करेक्टर्स चाहता है, आप स्प्रिंग में क्या है, हेल्दी करेक्टर्स आए, और इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उस मेल को चूज करना पड़ेगा जो ज़्यादा हेल्दी हो। बहुत सारे मेल है, उसमें से एक मेल को चूज करना है, तो उस मेल को चूज करेगा जो सबसे ज़्यादा हेल्दी होगा। और जो हेल्दी होगा, क्योंकि जब हेल्दी मेल को चूज करेगा उसके साथ प्रोडक्शंस करेगा, तो ये पाएगा उस टाइम ये सबसे बड़ी करेक्टर से आएगी जो आप स्प्रिंग आएगा उसमें भी हेल्दी करेक्टर्स आएंगे। हेल्दी करेक्टर्स आएंगे तो डिलीटेरियस म्यूटेशंस नहीं होंगे, और हेल्दी करेक्टर्स आएंगे तो वो ज़्यादा नेचर में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा, और नेचर में ज़्यादा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा तो क्या होगा, उसकी रेस मेंटेन होगी, उसकी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होगी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो पहला पॉइंट हमारे सामने आता है कि कंडीशंस कौन कौन सी पाई जाती रहती हैं। तो यहाँ कंडीशंस में हम देख सकते हैं कि अगर हम देखें तो यहाँ पे कंडीशंस की बात करते हैं तो पहला पॉइंट आता है कॉस्ट। इसका मतलब एनर्जी कौन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, तो एनर्जी कौन इन्वेस्टमेंट करता है, फीमेल, बिकॉज मोर एनर्जी इन्वेस्ट आप स्प्रिंग प्रोडक्शन एंड पेरेंटल केयर। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आती है चॉइस।
तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि जो ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्टमेंट करेगा आप स्प्रिंग के प्रोडक्शंस में, जो ज़्यादा एनर्जी लगाएगा रिप्रोडक्शंस में, उसी के पास चॉइस होगी। क्योंकि फीमेल ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए फीमेल के पास क्या होगी, चॉइस होगी। वही मेल को चूज करेगा कि कौन सा मेल उससे क्या करेगा, मैटिंग बिहेवियर करेगा, मैटिंग उसके साथ करेगा। तो चॉइस किसके पास होती है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन से सायन बनता है, कॉस्ट कौन किसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, पूछता है क्वेश्चन की पॉलीगाइनी के अंदर कॉस्ट किसकी ज़्यादा होती है, चॉइस किसके पास होती है और प्रेशर किसके पास होता है। तो अगर हम देखें तो कॉस्ट किसकी ज़्यादा होती है, फीमेल की। तो फीमेल अगर चूँकि ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्टमेंट करता है तो चॉइस भी उसी के पास होगी। और दूसरी पॉइंट यहाँ पे आती है कि प्रेशर, प्रेशर किसके ऊपर आता है, मेल के ऊपर। क्योंकि 10 मेल है, मान लीजिए एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि फीमेल पिकॉक का केस बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है सेक्सुअल सिलेक्शन में पॉलीगाइनी का। क्योंकि मेल और फीमेल पिकॉक जो होते हैं, जो फीमेल पिकॉक होता है वो 10 मेल्स में से एक मेल को चूज करना मान लीजिए है, तो मेल के अंदर एक कंपटीशन से डेवलप हो जाता है। अगर आप देखें तो उस टाइम मेल के अंदर क्या होता है, एक कंपटीशन डेवलप हो जाता है। उस कंपटीशंस के द्वारा वो हर मेल्स चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए फीमेल के द्वारा। इस होड़ में मेल्स क्या करते हैं, अपने अंदर क्या करते हैं, बेटर करेक्टर लाने का प्रयास करते हैं। अगर आप मेल पिकॉक की स्टडी करें और मेल पिकॉक को देखें तो मेल में जब कंपटीशन स्टार्ट होता है तो मेल और फीमेल के बीच में एक डिफरेंस पाया जाता है कि मेल जो होता है बहुत अट्रैक्टिव होता है, उसका फेदर कलरफुल होता है, उसकी टेल लंबी होती है। फीमेल क्या होता है, लेस अट्रैक्टिव होता है, उसकी टेल छोटी होती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मेल और फीमेल पॉलीगाइनी के अंदर मेल और फीमेल के बीच डिफरेंस होता है, जिसको नेचर में आप देख के ही पहचान जाएंगे कि ये आपका मेल पिकॉक है, ये फीमेल पिकॉक है। इस तरह के अगर नेचर में आपको देख के ही आप पहचान जाएंगे ये मेल है ये फीमेल, जिसे कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो एक नया टर्म यहाँ पे जुड़ता है पॉलीगाइनी के अंदर, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसका मतलब होता है कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज अ मोर कॉमन इन द पॉलीगाइनी वेयर एनीबडी कैन इजिली आइडेंटिफाई विच वन इज द मेल विच वन इज द फीमेल्स। और दूसरी बात यहाँ पे आती है कि चूँकि 10 मेल पिकॉक में से किसी एक का चॉइस फीमेल के द्वारा होगा, तो हर मेल क्या करता है, अपने आप को कलरफुल फेदर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता है, कलरफुल फेदर हो, अपनी टेल को बहुत लंबी करता है ताकि फीमेल क्या करे, उसी का सिलेक्शन कर ले। तो इस तरह से देखते ही एक होड़ लग जाती है। फीमेल हमेशा चॉइस करने का प्रयास करता है और मेल अपने आप को बेटर साबित करने का प्रयास करता रहता है। तो इस तरह से देखेंगे कि एक नया टर्म यहाँ जुड़ता है इंटरसेक्सुअल। इंटरसेक्सुअल, तो दो टर्म यहाँ आपको इंपॉर्टेंट समझना है। एक आपको इंपॉर्टेंट समझना है इंटरसेक्सुअल कंपटीशन और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो जैसा कि उनके वेरिएशंस देख के पहचान जाते हैं हम। दूसरी बात है इंट्रासेक्सुअल कंपटीशंस क्या होता है, क्योंकि मेल्स 10 होते हैं उसमें से एक का सिलेक्शन होता है, तो मेल आपस में कंपटीशंस करने लगते हैं। उनके बीच में क्या होता है, सिलेक्शंस के लिए कंपटीशन डेवलप होता है, उसे कहते हैं इंट्रासेक्सुअल कंपटीशंस कहते हैं। चूँकि फीमेल 10 मेल में से एक मेल को इसलिए चूज करता है, तो मेल हमेशा क्या करता है, अपने को बेटर प्रयास करता है। फीमेल चूज करते समय किन करेक्टर को चूज करता रहता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मेल सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, कलरफुल होगा, जिसकी टेल लंबी होगी, उसी मेल का चॉइस होने का चांसेस रहता है। कारण क्या है कि जो ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जिसका फेदर ज़्यादा कलरफुल है, जिसकी टेल लंबी है, इसका मतलब बाकी मेल से ज़्यादा क्या है, हेल्दी है। आपको पता है जब कोई फिनोटाइप बाहर से ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इसका मतलब ये सिंबल शो करता है कि उसका जीनोटाइप भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा हेल्दी होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब डीएनए हेल्दी होगा तो डीएनए हेल्दी होगा तो हेल्दी डीएनए से हेल्दी प्रोटीन का निर्माण होता है। और अगर हेल्दी प्रोटीन का निर्माण किसी भी ऑर्गेनिज्म में होता है तो उसका क्या होगा, फिजिकल अपीयरेंस, उसका जो बाहरी दिखावा होता है वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। इसलिए फीमेल क्या करता है, क्योंकि वो चाहता है कि जो उसके साथ मैटिंग करे, उससे जो बच्चे पैदा हों वो बहुत हेल्दी हो, क्योंकि जब वो हेल्दी होंगी तभी नेचर उसका क्या करेगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में सिलेक्शंस करेगा। इसलिए वो क्या करता है कि ऐसे मेल को चूज करता है जो बहुत ही हेल्दी जीन को रखता हो, और इसके लिए क्या करता है, वो बाहर से अट्रैक्टिव मेल को चूज करता है, क्योंकि अट्रैक्टिव मेल के पास क्या होगा, हेल्दी जीन होगा, और इस तरह से इसका सिलेक्शन करता है। जैसा आप देख सकते हैं, मैं इसको एक रो के द्वारा दिखा दूंगा, बेटर जीन्स
बेटर जीन से क्या बनता है, बेटर प्रोटीन्स बनता है। बेटर फिनोटाइप होगा, जिसकी प्रोटीन बेटर होगी, अच्छी होगी, उसके पास फिनोटाइप भी, फिजिकल अपीयरेंस भी बहुत अच्छा होगा। और बेटर फिजिकल अपीयरेंस जब होगा तो अट्रैक्टिव भी होगा। वो जब अट्रैक्टिव होगा तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस अपने आप बढ़ जाएगी। कारण क्या है रिप्रोडक्टिव फिटनेस बढ़ने का, उसके पीछे रीजन यही आता है कि इनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस, न्यू करेक्टर्स आते हैं आप स्प्रिंग के अंदर, और वो क्या होंगे, हेल्दी आप स्प्रिंग होंगे। और हेल्दी आप स्प्रिंग होंगे तो उनका क्या होगा, सिलेक्शन भी उन्हीं का नेचर के अकॉर्डिंग होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया यहाँ पे कि पॉलीगाइनी क्या होती है, पॉलीगाइनी क्यों नेचर में मोर कॉमन है। तो पहला क्वेश्चन तो पॉलीगाइनी क्या होती है, इसमें मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताया कि जब एक फीमेल कई मेल से जब कई फीमेल क्या करते हैं, एक मेल को चूज करते हैं फॉर द सेक्सुअल मैटिंग, तो उसे कहते हैं पॉलीगाइनी। वहीं दूसरा क्वेश्चन बनता है कि वाई पॉलीगाइनी इज मोर कॉमन इन द नेचर, नेचर में सबसे ज़्यादा हमको पॉलीगाइनी दिखती है, पॉलीएंड्री नहीं दिखती है। तो पॉलीगाइनी इसलिए दिखती है कि मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, फीमेल्स जो होता है कि रिप्रोडक्टिव मैटिंग में ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्टमेंट करता है। ज़्यादातर हमेशा देखेंगे कि मेल्स के रिप्रोडक्शन में कुछ कॉमन रोल प्ले करता है, फीमेल ही ज़्यादा रोल प्ले करता है उसके ऑफस्प्रिंग के डेवलपमेंट में, जाइगोट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में और उसके पेरेंटल केयर में। चूँकि ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्टमेंट करता है तो नेचर में सबसे ज़्यादा पॉलीगाइनी कंडीशन पाई जाती है। तो यहाँ पे हमको ये इंपॉर्टेंट समझना है कि यहाँ से तीसरा क्वेश्चन आता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीगाइनिक होता है, कास्ट किसके पास होता है, तो कास्ट किसके पास होगा, फीमेल के पास। फिर दूसरी बात, चॉइस किसके पास ऑप्शन होगा, तो भी किसके पास होगा, फीमेल के पास होगा। चूँकि प्रेशर किसके ऊपर होगा, तो प्रेशर किसके ऊपर है, मेल के ऊपर होता है, जो कि मैंने आपको इसके बारे में डिटेल चर्चा की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आपका आता है पॉलीएंड्री क्या होती है। जब हम पॉलीएंड्री की बात करते हैं तो पहले इस टर्म को हमें समझने की ज़रूरत है। जब टर्म समझेंगे तभी हम इसके एक्सप्लेनेशन, इसकी डिफिनेशन अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पॉली मीन्स होता है मेनी, एंड्री टर्म को समझना है, एंड्री मीन्स होता है एंड्रोशियम, और जैसा कि आप जानते हैं एंड्रोशियम किसे डिजिग्नेट करता है, एंड्रोशियम मीन्स होता है मेल सेक्स ऑर्गन। इसका मतलब कहने का कि मेनी मेल सेक्स ऑर्गन। जब मेनी मेल्स किसी एक फीमेल को चूज करते हैं फॉर सेक्सुअल मैटिंग के लिए तो उसे कहते हैं पॉलीएंड्री। मीन्स मेनी मेल्स सेलेक्ट मेनी मेल्स, देखिए यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट समझना है कि कहने का क्या मतलब था, व्हेन मेनी मेल्स मेट विद द वन फीमेल्स दैट इज नोन एज द पॉलीएंड्री। यहाँ पे देखिए जस्ट अपोजिट बात हो गई, पॉलीगाइनी का जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे दूसरी बात होती कि क्या पॉलीगाइनी नेचर में ज़्यादा पाया जाता है या पॉलीएंड्री। इस बात को मैंने समझाने के लिए पिछले पॉइंट पे ही बताया था, पॉलीगाइनी के अंदर बताया था कि चूँकि नेचर में ज़्यादा एनर्जी सेक्सुअल प्रोडक्शन में फीमेल पार्टिसिपेट करते रहते हैं, ज़्यादा एनर्जी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ज़्यादातर पॉलीगाइनी क्या आता है, नेचर में मोर कॉमन पाया जाता है। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी देखा गया है कि मेल्स क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, वो पेरेंटल केयर में भी ध्यान रखते रहते हैं, इवन कि थ्रू आउट द लाइफ they are more investing their energy in the protection of the offspring and reproduction behavior. That's why in nature certain organism are example of the polyandry। कुछ polyandry का भी एग्जाम्पल नेचर में हमको मिलता है। तो पहली पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि polyandry क्या होती है, लेस कॉमन इन द नेचर्स होती है। मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ एनर्जी इन्वेस्टमेंट मोर डन बाय द फीमेल, कारण कि एनर्जी ज़्यादा इन्वेस्ट कौन करता है, फीमेल करता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये कॉमन कम पाए जाते हैं। अगर अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पॉलीएंड्री के अंदर कास्ट एनर्जी कौन ज़्यादा इन्वेस्ट कौन करता है, तो जैसा मैंने बताया कि पॉलीएंड्री यहाँ पे मेल ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्टमेंट करता है। तो जो ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्टमेंट करता है, जो कॉस्ट ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्टमेंट करता है, उसी के पास चॉइस ऑप्शन भी होता है। तो चॉइस किसके पास होगा, मेल हैव द चॉइस। मेल चूज करता है 10 फीमेल में से एक फीमेल फॉर द मैटिंग होता है। फिर बात आती है कि प्रेशर किसके ऊपर आएगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्रेशर किसके ऊपर आ जाता है, फीमेल के पास, क्योंकि 10 फीमेल है, किसी एक फीमेल को चूज करना है, तो हर फीमेल अपने आप को क्या करेगा, बेटर शो करने का प्रयास करेगा, और हर फीमेल क्या करेगा, बेटर शो करने का प्रयास करेगा। इस तरह से आप देखेंगे कि मोर प्रेशर किस पे आता है, फीमेल के ऊपर आता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल आप देख सकते हैं, मेनी मेल्स होते हैं यहाँ बहुत सारे, और किसी एक फीमेल का क्या होता है, चॉइस होता है, फीमेल का चॉइस होता है, जिसे कहते हैं पॉलीएंड्री कंडीशन से कहते हैं। और आगे हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट करेक्टर ऑफ पॉलीगाइनिक कंडीशन।
तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अब मैंने आपको बता दिया कि पॉलीएंड्री क्या होता है, पॉलीगाइनी क्या होता है। पॉलीगाइनी में क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है इसके बारे में थोड़ी हम लोग चर्चा करें। तो चूँकि पॉलीगाइनी मैंने बताया कि क्या होता है कि मेनी फीमेल्स क्या होते हैं, किसी एक मेल को चूज करते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होता है, मेल्स आर मोर इन द नंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेल्स की संख्या क्या होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाती है स्लाइड में, अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आप पॉलीगाइनी की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेल्स आर मोर इन द नंबर। कारण क्या है कि फीमेल को पास चॉइस है, फीमेल को 10 मेल में से एक मेल को चूज करना है, तो क्या होगा, मेल की संख्या हमेशा ज़्यादा होती है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट होता है कि मेल आर मोर अट्रैक्टिव दैन द फीमेल। मैंने आपको बताया था कि पॉलीगाइनी के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है। बाहर से ही देख के आप पहचान जाएंगे कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, अगर ऐसी कंडीशन। तो इस केस में ज़्यादातर पॉलीगाइनी के अंदर देखा जाता है कि जो मेल्स होते हैं मोर अट्रैक्टिव होता है। जैसे पिकॉक का केस आप ले सकते हैं, मेल पिकॉक को देखते ही आप पहचान लेंगे, वो कलरफुल होता है, उसका फेदर मोर अट्रैक्टिव होता है, लॉन्ग टेल होती है। इस तरह से कहते हैं मेल आर द मोर अट्रैक्टिव कंपेयर टू द फीमेल। मेल आर द पॉसेसिव फॉर द फीमेल। मैंने पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि 10 मेल में से एक मेल का सिलेक्शन होना है फीमेल के द्वारा, तो जो मेल सबसे हेल्दी होगा, जिसकी लॉन्ग टेल है, वो अपने आप को पॉसेसिव बना लेता है। वो बहुत डरा रहता है, एक बार उसका सिलेक्शन होता है तो क्या करता है, फीमेल को चारों तरफ से घेर लेता है, उसके चारों तरफ घूमने लगता है, उसकी रखवाली करने लगता है। कहते हैं कि हर समय उसके पास ही लगा रहता है, प्रोटेक्ट करने का प्रयास करता है कि ताकि कोई दूसरा मेल मेरे से बेटर ना होने पाए और बेटर होकर इसको सेलेक्ट ना करने पाए। इसलिए वो ज़्यादा पॉसेसिव हो जाता है फॉर द फीमेल। इस पॉइंट को समझना होता है। और दूसरी पॉइंट होता है सेक्सुअल सिलेक्शन ऑपरेट ओनली द वन सेक्स ऑफ द स्पीसीज। कहते हैं कि यहाँ सेक्सुअल सिलेक्शन होता है, फीमेल के द्वारा मेल का सिलेक्शन होता रहता है। जैसे एग्जाम्पल, पॉलीगाइनी का बेस्ट एग्जाम्पल आपको नेचर में दिख सकता है, कौन, पिकॉक। पिकॉक आर द लेस अट्रैक्टिव और मेल्स आर द मोर एक्टिव एंड कलरफुल एंड लॉन्ग टेल। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंपटीशन थियरी आती है। एक होती है रन अवे थियरी, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द CSIR, रन अवे थियरी है ना, एंड हैंडीकैप थियरी। तो मेल पिकॉक, हम पिकॉक की स्टडी करते हैं तो यहाँ पे पाया गया कि फीमेल क्या करता है, 10 मेल पिकॉक में से एक को चूज करता है। फीमेल के पास चॉइस होती है और 10 मेल होते हैं, वो हमेशा अपने आप को बेटर प्रयास करने का प्रयास करते हैं और उसमें से जिस मेल का सिलेक्शन होना वो अपनी लॉन्ग टेल बनाता है, अपना अट्रैक्टिव बनाता है। तो एक तरह से मेल और फीमेल के बीच एक होड़ लग गई है, एक कंपटीशन डेवलप हो गया है। मेल्स हमेशा अपने आप को बेटर साबित करने का प्रयास करता है फॉर द सेलेक्शंस, फीमेल हमेशा अपनी चॉइस रखता है कि जो बेटर होगा उसी को मैं चूज करूंगा। तो देयर इज़ अ रन अवे थियरी, एक जैसे एक रन अवे चल रहा है मेल और फीमेल के बीच में, और इसे कहते हैं रन अवे थियरी। जैसा कि मैंने आपको बताया रन अवे थियरी की अगर बात देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट, द इवोल्यूशन ऑफ द लॉन्गर टेल इन द मेल एंड मैटिंग परफॉर्मेंस of the female continue enforce to each other that male and female in a runaway process development and better match selections। मतलब इनके बीच में एक कंपटीशन चलता है, एक होड़ लग गई है फीमेल की चॉइस ऑप्शन और मेल के पास बेटर साबित करने के लिए अपना कलरफुल एंड लॉन्ग टेल लगातार बढ़ाते रहना, इसे कहते हैं रन अवे थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और CSIR में आने की संभावना हमेशा यहाँ से क्वेश्चन होती है और नियर फ्यूचर आप इसको अच्छे से तैयार करके जाए अगले एग्जाम के लिए, जहाँ पे CSIR में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनी हुई होती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट थियरी आती है हैंडीकैप थियरी। हैंडीकैप थियरी, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जहावी साहब ने सबसे पहले इस थियरी की चर्चा की थी पिकॉक के केस में, जहाँ पे पॉलीगाइनी का केस होता है। पॉलीगाइनिस में देखते हैं कि क्या होते हैं, मेनी फीमेल होते हैं, किसी एक मेल का चॉइस करते रहते हैं। तो जो फीमेल क्या करता है कि 10 मेल में से एक मेल को चूज़ करना है, एक मेल पिकॉक को चूज़ करना है। तो 10 मेल जो पिकॉक होते हैं उनमें कंपटीशन चलने लगता है। जो मेल सबसे अट्रैक्टिव होता है, कलरफुल होता है, जिसके पास लॉन्ग टेल होती है वो उसी का सिलेक्शन होता है। इस होड़ में क्या करता है, हर मेल अपने आप को बेटर साबित करने का प्रयास करता रहता है। तो इस बेटर साबित करने में क्या होता है, कुछ मेल की क्या होता है कि बहुत कलरफुल फेदर हो जाता है और साथ साथ उसकी लॉन्ग टेल हो जाती है। जब टेल उनकी बहुत लंबी हो जाती है तो उनके लिए एक समस्या भी बन जाती है कि वो ज़्यादा दूर तक उड़ नहीं सकते हैं। दूर तक जब उड़ नहीं सकते हैं, अगर बहुत कलरफुल फेदर और बहुत लंबी टेल हो तो उसका बॉडी वेट बढ़ जाएगा उस मेल पिकॉक का। तो सेक्सुअल सिलेक्शन में तो उसका सिलेक्शन हो सकता है,
क्योंकि वो सबसे बेटर है। लेकिन एक समस्या उसके सामने डेवलप हो जाती है कि वो क्या हो सकता है, कोई भी प्रीडेटर उसको इजीली कैच कर सकता है, उसको पकड़ सकता है। क्यों? वो ज़्यादा दूर तक उड़ नहीं सकता है, ज़्यादा वेट के कारणता। तो जो उसकी ताकत थी, लॉन्ग टेल, कलरफुल फेदर, वही यहाँ पे क्या हो गई, कमजोरी बन गई। उसके सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में कमजोरी पड़ गई। तो इसको पहली बार जहावी साहब ने बताया कि ये जो हैंडीकैप है उसको क्या किया, लंगड़ा बना दिया। उस मेल जो आपका पीकॉक है उसकी सबसे बड़ी जो ताकत थी सेक्सुअल सिलेक्शन में सिलेक्शन होने की, वही उसकी क्या हो गई, उसकी कमजोरी पड़ गई। तो आप यहाँ पे देखेंगे हैंडीकैप थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी है। अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बहुत ही आते हैं CSIR में, सेक्सुअल सिलेक्शन रिलेटेड टू हैंडीकैप थ्योरी। तो इसको बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है कि सेक्सुअल सिलेक्शन, देखिए क्या, सेक्सुअल सिलेक्शन इंक्रीज द रिप्रोडक्टिव फिटनेस बट मेक मोर प्रोन टू एक्सटेंशन टू द मेल पीकॉक। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो हैंडीकैप थ्योरी में क्या होता है, जो सबसे बड़ी ताकत होती है सेक्सुअल सिलेक्शन में सिलेक्शन होने की मेल की, वही उसकी क्या होती है, उसके प्रेडेटर के लिए कमजोरी होती है, उसको हैंडीकैप बना देता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि क्या क्या इम्पोर्टेंट करेक्टर्स, किस किन करेक्टर्स को ये चूज करता रहता है। अगर हम देखें फीमेल, एक पॉइंट और यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है कि पॉलीएंड्री के अंदर, पॉलीगाइनी के अंदर क्या होता है कि मेल्स की संख्या ज़्यादा होती है, फीमेल के द्वारा किसी एक मेल का चॉइस किया जाता रहता है, और जो मेल सबसे अट्रैक्टिव होता है उसका चॉइस करता रहता है फीमेल है। साथ साथ क्या करता है कि उस मेल को चूज करने का प्रयास करता है, उसके पास और भी कई सारे करेक्टर्स होते हैं। वो बहुत हेल्दी होना चाहिए, हेल्दी होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, और उसके पास क्या होना चाहिए कि लार्ज टेरिटरी होता है, उसके पास ज़्यादा पेरेंटल केयर हो। तो ऐसे मेल को ही वो चूज करने का प्रयास करता है जो नेचर में पेरेंटल केयर के पॉइंट से और कहते हैं डोमिनेंट नेचर की वजह से होता है। हमेशा क्या होता है, फीमेल को प्रोटेक्शन दे सके और आप स्प्रिंग में भी उसका रोल ज़्यादा हो। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसके चॉइस होते हैं, कैसे कैसे ये वर्क करता रहता है। इस तरह से हम अगर देखें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाती है कि और पॉलीएंड्री में क्या क्या कंडीशंस होती है इन ऑफ द स्लाइड्स। So thank you. This is all about sexual selections. Now you should solve the previous year question. Wow. From where anywhere question you are getting, you should solve on the basis of sexual selection theory. So thanks, Dr. Breshbhan Yadav.